नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें, हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ध्यान रखें, अभी सिर्फ हम नेटवर्किंग इंटरनेट से संबंधित जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी का अलग से रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल कड़ियां होती हैं। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी, मैश। अब ये क्या है भाई, ये टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर ये आपका नोड है, ये नोड है, ये नोड है, मतलब वो आपके किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, जा सकता है। आपको मैंने स्टार और मैश टोपोलॉजी वाला सिस्टम जो पढ़ाया था उसमें ये किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, जा सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपके ए, मैश टोपोलॉजी। ध्यान रखें कि मैश टोपोलॉजी का यूज ज्यादातर तब किया जाता है जब हमें डेटा को बाई डायरेक्शनली में भेजना हो। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। टोपोलॉजी में नेटवर्क जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो कौन से होता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा आपका सी, बस टोपोलॉजी में। बस के अंदर आपकी जो एक ही केबल होती है और उससे सारे जो नोड होते हैं वो जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं भाई। अगला चौथा प्रश्न है, पीएसटीएन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पीएसटीएन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो पीएसटीएन का जो प्रयोग है वो आपका डी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के लिए किया जाता है। और यह जो है विश्व के सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का एक केंद्र है जिससे स्थानीय टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन है तो यह नेटवर्क जो होता है वो आधारभूत प्रणालियां और सेवाएं भी प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, पीएसटीएन का अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले जाए तो आपको बताना है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला प्रश्न है आपका, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक समान प्रोटोकॉल या एक समान जो प्रोटोकॉल यूज ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ये भी लेन है, ये भी लेन है, तो अब इनको आपस में जोड़ना है, दो बिल्डिंग में अलग अलग है, तो इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रिज का यूज करेंगे। मैं आपको नेटवर्क डिवाइस के अंदर जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपके डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं इसको, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, ये जो है एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। कौन, डीएचसीपी, जो कि ऑटोमेटिकली जो आईपी एड्रेस होते हैं और अन्य जो भी सूचनाएं होती हैं जैसे सबनेट मास्क और गेटवे की जो भी अनुपस्थिति होती है आदि को इंटरनेट यानी आईपी पर उपलब्ध करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद में हम। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है आपका, आईएसडीएन ठीक है, आईएसडीएन का विस्तारित यानी फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। तो आईएसडीएन का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका डी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क। ये जो होता है एक ट्रेडिशनल सर्किट्स ऑफ पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क, ध्यान रखना, ट्रेडिशनल सर्किट ऑफ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की तुलना में डिजिटल ट्रांसमिशन द्वारा एक ही समय में वॉइस, वीडियो, डेटा और नेटवर्क से संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाला नेटवर्क का समूह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8वां, नेटवर्क में सबसे विश्वसनीय संचार निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपलब्ध करवाता है। नेटवर्क में सबसे विश्वसनीय
संचार यानी जो भी रिलायबल जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो आपको जो है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल उपलब्ध करवाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के एक आईपी एड्रेस को क्या कहा जा सकता है? कंप्यूटर का जो एक आईपी एड्रेस होता है उसको क्या कह सकते हैं हम? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा आपका ई, लोकल होस्ट एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? LHA, लोकल होस्ट एड्रेस भी कहते हैं। कंप्यूटर के एक आईपी एड्रेस को हम लोकल होस्ट एड्रेस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या होता है? किसी भी नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा पूछा जा चुका प्रश्न है ये, बैंडविड्थ क्या होता है इसके बारे में पूछा जा चुका है। बैंडविड्थ से आप क्या समझते हैं? बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखना कि नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, बैंडविड्थ का अर्थ होता है कि आपका जो डेटा भेजा जा रहा है वो कौन सी स्पीड से भेजा जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर डेटा ट्रांसफर जो रेट होती है उसको हम बैंडविड्थ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर रेट ही आपकी बैंडविड्थ होती है किसमें? नेटवर्क के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, रिपीटर का। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपने सिग्नल डाउन होते रहते हैं तो वहां पर हम बीच बीच में क्या करते हैं? रिपीटर को ऐड कर देते हैं, जिससे सिग्नल वापस हाई हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां, एक यहां कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन होता है। यहां कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का कलेक्शन होता है। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। ये क्यों बनते हैं नेटवर्क? किसी डेटा को शेयर करने के उद्देश्य से। अगला है वी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? वी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ठीक है, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। वी सेट मींस वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ध्यान रखिएगा। और यह एक जो है 2 वे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन होता है, या 3 मीटर से छोटा एक स्टेबलाइज्ड मेरीटाइम वीसेट एंटीना होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रॉडबैंड या नैरोबैंड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड या नैरोबैंड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वीसेट। वीसेट का फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बता सकते हैं वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। अगला प्रश्न है, वहां हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है वह क्या कहलाता है? वहां हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है, वहां हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क के मध्य जो है मैसेज भेजता है वह क्या कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, राउटर। कौन होगा भाई आपके? वे राउटर होगा जिससे मैसेज भेजे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है आपके सामने 15वां, निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है इनमें से कौन सा जो है आपके कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, मोडेम। कौन सा होता है भाई? आपके मोडेम जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम माना जाता है। अगला यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन जो है, नेटवर्क जो कनेक्शन है वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता? प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, TCP/IP। कौन सा होगा? TCP/IP जो होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। TCP/IP जो होती है इंटरनेट की बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, आपको अगर पता हो तो, ठीक है? इससे प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूप में यूज लिया जाता है, जबकि इंटरनेट अपना क्या है? पब्लिक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसलिए ये जो है आपके यहाँ पर यूज में नहीं लिया जा सकता इंटरनेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है प्राइवेट नेटवर्क के लिए स्पेशली यूज किए जाते हैं TCP और IP को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, वहां डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिस पर डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकता है।
वह डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिसमें डेटा दोनों साइड में जो है डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वो कौन सा होगा? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 18 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका राइट आंसर होगा आपका डुप्लेक्स। ठीक है ना, डुप्लेक्स मतलब जिसमें आपके डेटा दोनों दिशाओं में गमन कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां वह नियम जो डेटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है, वह नियम जो डेटा का जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा होगा भाई आपके? तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? जिसके लिए आप कोई भी नेटवर्क के अंदर जुड़ने से पहले उसके जो भी नियम बने तो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपका 20वां, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आपको HTTPS का पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये आपके आईए के अंदर भी पूछा जा चुका प्रश्न है कि HTTPS के अंदर S का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिक्योर होता है। अगला प्रश्न, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ था, आपको पता होता है। ठीक है, अगर ये आपके कंप्यूटर में ना हो तो आप इंटरनेट को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेट और इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला प्रश्न, संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रहों का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, संचार संकेतों को प्राप्त करने व पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। संचार संकेतों को प्राप्त करना और वापस भेजने के लिए संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क में एक संक्षिप्त यानी पूरा एक खुला संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है वह क्या कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है, क्योंकि ये एक संक्षिप्त मैसेज होगा जिसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से नेटवर्क लेयर के लिए, अब जो आप नेटवर्क NL की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा डिवाइस जो है वो यूज लेते हैं? तो प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, राउटर। कौन सा राउटर जो है वो यूज में लिया जाता है नेटवर्क लेयर के लिए? क्यों लिया जाता है आप ये भी समझ लीजिए। देखो राउटर क्या करता है, आपका जो भी मैसेज होता है उसको ब्रॉडकास्ट करता है, उसको मतलब आगे सेंड करता है। अब नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तभी तो आपका मैसेज जो है वो आगे ट्रांसफर हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो OSI की जो ये नेटवर्क लेयर होती है उस पर कौन सा यूज होता है भाई? तो राउटर यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ये करेगा क्या भाई? आपका जो पैकेट होगा उसको फॉरवर्ड करने के लिए काम में लिया जाएगा। 25वां प्रश्न है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न पूछा गया है, SSC लेवल का प्रश्न है ये। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर होगा आपका बी, कंजक्शन कहलाता है। क्या? कंजक्शन, ध्यान रखिएगा। जिसमें बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है तो वो नेटवर्क डेटा जो है नहीं दे पाता, तो उसको हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कंजक्शन कब होगा भाई? ध्यान रखिएगा जब बैंडविड्थ अपर्याप्त और नेटवर्क डेटा क्षमता से अधिक हो जाती है। बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने आपको बताया था, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा को भेजने और प्राप्त करने की दर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार इसके फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है वाई मैक्स की, और अगर आपको पता हो तो आपके 11th-12th की जो बुक है उसमें भी वाई मैक्स के बारे में डिस्कशन है। तो वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाई मैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी वाईफाई ऑन स्टीरियड के रूप में भी ये इसको निर्दिष्ट किया जाता है। इसका प्रयोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हॉटस्पॉट आदि के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड एरिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? NICL असिस्टेंट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक एक्सेस जो होता है उसको रोकते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है? तो प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका राइट आंसर होगा
ई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको आप अपनी भाषा में वीपीएन भी कहते हैं। ये वीपीएन क्या करता है भाई, आपका जो पब्लिक नेटवर्क होता है उसको रोक देता है और प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने की अनुमति दे देता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म भी बनता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। और इसका उदाहरण कौन सा है, ये वीपीएन उदाहरण है इसका सूटेबल। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो चुका है, ई के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये वीपीएन जो होता है पूरा प्राइवेट के ऊपर ही चला जाता है। ये आपका इंट्रानेट जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। जो पब्लिक नेटवर्क आ रहा है आपका, ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, रोक देगा आपके। और मैंने आपको जब नेटवर्क के टाइप्स बताए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो पब्लिकली काम करता है, और आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ही जो मेंबर्स को अगर इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा देना चाह रहे हैं तो वहां पर हम इंट्रानेट की यूज करेंगे। आपको मैं क्लास में बता चुका हूं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, प्रश्न संख्या 28 है आपका। देखिए पटवार 2016 का प्रश्न है ये, नेटवर्क में कंजक्शन कब घटित होता है। नेटवर्क में कंजक्शन कब घटित होता है, तो प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। ट्रैफिक ओवरलोड कब होगा, जब बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट और जब इंटरनेट जो होता है वो स्लो मतलब हो जाएगा या उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, तभी ये क्या होगा, आपके ओवरलोड की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 28वें के अंदर सी। अगला प्रश्न है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पटवार के अंदर आ चुका प्रश्न है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होगा आपके वायरलेस फिडेलिटी। अगर आपको लाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बताएंगे लाइट फिडेलिटी। क्या बताएंगे आप, लाइट फिडेलिटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके ओएसआई का पूरा नाम क्या है। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ओएसआई का फुल फॉर्म होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये एक प्रकार की केबल का प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 32 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, नेटवर्क सर्वर। कौन सा होगा भाई, नेटवर्क सर्वर। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, नेटवर्क सर्वर माना जाता है। अगला प्रश्न है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी के अंदर आता है। अगला प्रश्न है किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। वायरलेस स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होती है वो क्या कहलाता है, आप एक सीमित दायरे के अंदर अगर आप इसको शेयर करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्लूटूथ। ध्यान रखिएगा, ये एक सीमित दायरा होगा, आपका छोटा दायरा होगा, तो ये ब्लूटूथ यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है। अगला है एसएमटीपी में, एसएमटीपी से क्या तात्पर्य है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए वाला ऑप्शन। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आ चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट नहीं है। तो यहां पर आपको यह पूछा गया है कि इसमें सोशल मीडिया की जो साइट है वो नहीं है। सोशल मीडिया किसके लिए होती है, जब हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसके लिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा आपके सी, विकिपीडिया। बाकी फेसबुक, हाई-फाई और ट्विटर जो होता है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। हाई-फाई होता है एक सोशल मीडिया की साइट है, वहां पे आप चैट कर सकते हैं या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केबल अधिक गति के साथ डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसमें ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा चुका है केबल के बारे में, कौन सी केबल से डेटा बहुत ज्यादा हाई स्पीड में जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 37 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सही होती है 37वें में, ध्यान रखना। और इसकी स्पीड अगर आपको पूछी जाए तो 100 MB से 2 GB पर सेकेंड तक हो सकती है। 100 Mbps से, ठीक है, 100 Mbps से लेकर 2 GB पर सेकेंड तक हो सकती है इसकी स्पीड। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी की जांच करने के लिए किया जाता है।
यह एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट जो होता है उसकी रीचेबिलिटी यानी वो कहां तक पहुंच पा रहा है तो उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? तो प्रश्न संख्या 38 के अंदर राइट आंसर होगा आपका ई पिंग। कौन जांच करता है? ये आपका पिंग जांच करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 39वां, डीएसएल किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब यहां पर पूछा गया ये है कि डीएसएल का जो कनेक्शन का उदाहरण है वो किस प्रकार का है? तो 39वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी ब्रॉडबैंड का। किसका? ब्रॉडबैंड का उदाहरण है आपका डीएसएल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो होता है केबल इंटरनेट के समान एक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देता है। ठीक है, डीएसएल ब्रॉडबैंड मॉडेम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए साधारण लाइनों को हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको कौन जो है नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो देखो लाइनक्स, फायरवॉल्स, राइटर्स और गेटवेज। अब यहां पर पूछा गया है कि डिवाइस नहीं है, तो देखिए प्रश्न संख्या 40 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए लाइनक्स। अब ये लाइनक्स का क्या चक्कर है भाई? देखो, एक तो लिनक्स है LINUX, वो तो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। एक लाइनक्स है, ध्यान रखिएगा, लाइनक्स ये आपका क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है आपका? ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। कैसा वेब ब्राउजर है? ध्यान रखना, पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर, यानी इसमें आप जब इंटरनेट से कुछ सूचना सर्च करते थे तो आपको इमेज नहीं दिखती थी, सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता था। इसके बाद इस चीज की कमी दूर करने के लिए आपको पता हो तो एयरवाइज ब्राउजर आया था, और अभी हाल ही में वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था कि पहला ग्राफिक ब्राउजर कौन सा था? एयरवाइज। इस एयरवाइज के बाद आया था मोजाइक, MOZAIC, मोजाइक। तो ध्यान रखना, ये ओएस है, ये लिनक्स आपका टेक्स्ट आधारित ब्राउजर है जिसमें टेक्स्ट पर ही काम किया जा सकता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस जो नेटवर्कों के मध्य मैसेज या डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है वो क्या कहलाता है? तो पैकेट को भेजने या प्राप्त करने के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं? प्रश्न 41 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी राउटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रोटोकॉल जो फाइलों को वेब सर्वर के माध्यम से हस्तांतरित होने की अनुमति देता है जिसके परिणाम स्वरूप आप ब्राउजर का उपयोग करते हुए फाइलों को अपने कंप्यूटर पर देख भी सकते हैं, तो वो कौन सा होगा भाई? जल्दी से आप बताइए इसमें। तो प्रश्न संख्या 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका CHTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों में मेन का पूरा नाम क्या है? मेन, तो मेन का पूरा नाम होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल क्या होते हैं? तो प्रश्न संख्या 44 का उत्तर देखें, इसका राइट आंसर होगा आपका बी वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी आप यहां पर है और ये आपका मेन बिंदु, तो यहां से डेटा जा रहा है या यहां से आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? वो टर्मिनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार के संसाधन का सामान्यतः शेयर किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार के संसाधन का सामान्यतः शेयर किया जा सकता है? तो आप किसको शेयर कर सकते हैं? तो प्रश्न संख्या 45 के अंदर राइट आंसर होगा ए प्रिंटर। ठीक है, किसको हम शेयर कर सकते हैं? प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं भाई। अगला प्रश्न है 46वां, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा टोपोलॉजी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप नेटवर्क में कंप्यूटर किस प्रकार जोड़ेंगे, ऐसे स्टार की शेप में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? टोपोलॉजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ओएसआई की किस परत में पैकेट फिल्टरिंग का फायरवॉल होता है? ओएसआई की किस लेयर, एओएस की 7 लेयर होती है। अब यहाँ पर यह पूछा गया कि जो पैकेट होता है उसको फिल्टर करने का काम जो होता है वो कौन सी लेयर के ऊपर होता है? तो प्रश्न संख्या 47 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी नेटवर्क लेयर पर होगा। किस पर? नेटवर्क लेयर। क्यों? क्योंकि हम जो डेटा भेज रहे हैं, मेरे पास मान लो कि ये मैसेज है हाउ आर यू, तो इनको ये जब मैसेज भेजेगा तो 3 छोटे छोटे पैकेट बना देगा, फिर इन पैकेट आगे भेजेगा तो इन पैकेट को फिल्टर करके आगे फिर वहां तक डिलीवर करेगा, तो वहां पर नेटवर्क लेयर काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, P2P एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, तो P2P जो है वो किस प्रकार के एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है? तो प्रश्न 48 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर फैला हुआ होता है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड के अंतर्गत आता है। अगला 49वां प्रश्न है आपका, एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स भेजने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका
इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, मल्टीप्लेक्सिंग के अंतर्गत आप जो है सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल से डेटा को भेज सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। अगला प्रश्न, बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? बैंक के द्वारा जो भी एटीएम की सुविधा आपको दी जाती है तो वो किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 50 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क। किसका? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग मतलब होता है वर्ल्ड वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है उसका। एटीएम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि हार्डवेयर इसे आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें। इसकी प्री स्पेसिफाइड बिट रेट जो होती है वो कितनी होती है? 155.520 एमबीपीएस से लेकर 622 एमबीपीएस तक हो सकती है, तथा एटीएम नेटवर्क पर स्पीड 10 जीबी तक हो सकती है। एटीएम ब्रॉडबैंड आईएसडीएन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए अब प्रश्न संख्या 51 आपके लिए है, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 51 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, गेटवे। किसका प्रयोग किया जाता है? गेटवे का प्रयोग किया जाता है। और अगर एक समान नेटवर्क को जोड़ने की बात की जाए तो किसका यूज करेंगे आप? ब्रिज का यूज करेंगे। अभी जस्ट हमने देखा था एक समान नेटवर्क को जोड़ना है तो आप ब्रिज, और अलग अलग नेटवर्क है तो उसको आप गेटवे का प्रयोग करेंगे। अगला, दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य कौन करता है? जो दो नेटवर्क है अलग अलग उनके बीच में संपर्क के लिए जो एजेंट होता है उसके टाइप में जो है कौन काम करता है? तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, नेटवर्क लेयर करता है। कौन? नेटवर्क जो लेयर आती है बीच वाली वो काम करता है एजेंट के रूप में। अगला प्रश्न है, X25 किस पर आधारित होती है? X25 पैकेट स्विचिंग होती है वो किस पर आधारित होती है? तो प्रश्न संख्या 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, पैकेट स्विचिंग वैन। पैकेट स्विचिंग वाइड एरिया नेटवर्क पर आधारित होती है X25, याद रखिएगा। X25 पैकेट स्विच वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट होता है जिसे इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी द्वारा 1976 में परिभाषित किया गया था। अगर आपको पूछ ले कि X25 को कब परिभाषित किया गया था 1976 में, किसने किया था? तो इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54 है आपके लिए, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? इनमें से कौन जो एक नेटवर्क की संरचना नहीं है? तो बस होती है रिंग होती है, स्टार होती है, लेकिन मून नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55, किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा होती है? यानी किस संरचना के अंदर कौन सी आप अगर टोपोलॉजी यूज करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा विश्वसनीय होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ई, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर, ठीक है, ई आपका इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा इसमें से कोई भी विश्वसनीयता में इसको माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं यानी आपके ट्रांसमिशन करते हैं या संप्रेषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो दो डेटा होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं डेटा को, तो वो कौन सी होगी? तो प्रश्न संख्या 56 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, कम्युनिकेशन स्पीड या रेट, जिसको आप डेटा ट्रांसफर रेट भी कहते हैं, DTR, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। यहाँ एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है, तो कौन सा हो सकता है? तो प्रश्न संख्या 57 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, सर्वर। कौन होगा? सर्वर के अंदर ही जो अपना जो डेटा होता है, वर्क स्टेशन होते हैं, वो सारे अपने डेटा को होल्ड कर सकते हैं। अगला, कंप्यूटर और फोन के बीच की भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर और फोन के बीच की जो भी डिफरेंस है तो उसको मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 58 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, मोडेम। कौन सा होगा? मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ध्यान रखिएगा। अगला, किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या होता है? किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ को बार बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना ये होगा आपका ए, डेटा ट्रांसफर रेट, DTR। मैंने अभी आपको वापस बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए सभी, सिम का पूरा नाम क्या होता है? ये सिम को आईए के अंदर भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सिम जो होती है आपके पास उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
अगला है आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। आईएएस प्री 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में वीपीएन भी कहते हैं, तो ये क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 64 के अंदर देखिए मैं आपको ये सारे ऑप्शंस भी बता देता हूं वैसे, ताकि आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। प्रश्न संख्या 64 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, किसी निजी नेटवर्क यानी एक प्राइवेट नेटवर्क की बात की जा रही है। किसी निजी इंटरनेट पर बना एक कंप्यूटर परिपथ यानी एक रास्ता जो उपयोगकर्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को भी सुरक्षित रखता है। सिक्योरली आपको डेटा को इंटरनेट पर भेजने और प्राप्त करने में हेल्प करता है। कौन? वीपीएन, प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इनमें से कौन एक जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी नेटवर्क के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो उसका उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए आपका डी, उपरोक्त सभी। यानी आप नेटवेयर भी यूज कर सकते हैं, विंडोज एनटी आता था पहले, विंडोज एनटी उसका भी यूज कर सकते हैं, विंडोज एक्सपी सर्वर भी आता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ एक उपकरण है, तार रहित फोन ये कह रहा है, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर जो है प्रचालन कर सकते हैं, यानी इस स्पीड पर जो है जो भी आवृत्ति बैंड होती है उसका प्रचालन कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी 1, 2, 3 और 4, ये चारों पर जो है आपके ऑप्शन सही होते हैं। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई डिवाइसेज। अगला, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। CDMA का GSM वगैरह जो यूज लेते हैं, तो 63 के अंदर आपको CDMA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है आपका सही आंसर होता है इसमें। यहां मल्टीप्लेक्सिंग की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें सिग्नल को सिंगल ट्रांसमिशन में प्रसारित किया जाता है, एक सिग्नल में ही प्रसारित किया जाएगा उसको। अगला 68वां प्रश्न है आपके लिए, इंट्रानेट क्या होता है। अभी भी हमने इस चीज को देखा था, इंट्रानेट क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर होगा आपका सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क जो बाहर वाले एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। जब बाहर वाले एक्सेस कर पाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? तो उसको हम कहेंगे इंटरनेट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए 69वां, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 69 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो होता है वो आपका साटा का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए 70 नंबर, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो कौन सी है। MPSC और IAS के अंदर आ चुका प्रश्न है ये, ऑप्टिकल फाइबर जो लिए वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रश्न संख्या 70 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती हैं। अगला है WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WLL का फुल फॉर्म होता है आपका डी, वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है WLL, वायरलेस इन लोकल लूप आपका फुल फॉर्म होता है। अगला, डम्ब टर्मिनल क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। डम्ब टर्मिनल क्या होते हैं। तो प्रश्न संख्या 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। नगण्य इंटेलिजेंस वाला जो टर्मिनल होता है उसको हम डम्ब टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ये RACT के अंदर पूछा जा चुका, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड कैसे जुड़ते हैं। बस टोपोलॉजी में जो लिंक होती है और जो नोड होते हैं वो कैसे आपस में जुड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर होगा आपके ए, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नोड जो होता है वो एक केबल से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार से एक लिंक जो होता है वो नोड के साथ कनेक्ट होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी परत OSI में नहीं है। तो सभी देखिए और बताइए यहाँ पर OSI के अंदर जो है आपकी कौन सी परत नहीं है। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, लेकिन प्रोटोकॉल लेयर नहीं होती। प्रोटोकॉल तो खुद एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, सूट होते हैं रूल्स का। अगला प्रश्न देखिए, अगर पूर्ण मेश टोपोलॉजी में 100 नोड है तो किस लिंक की जरूरत होगी। तो कितने लिंक्स की जरूरत होगी। अगर पूर्ण मैश टोपोलॉजी में 100 नोड है तो कितने मैश टोपोलॉजी की कितने लिंक्स की जरूरत होती है। 75वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी,
4950 लिंक्स की जरूरत होगी। अब लिंक को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर अब आप समझिए कि n यानी आपके पास नोड की संख्या कितनी दी है इन्होंने, नोड की संख्या दी इन्होंने 100। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर हम कर देते हैं इसको, देखिए यहां पर मैं इसको आगे इसमें विस्तारित कर देता हूं 100, और उसके बाद आपको ध्यान रखना इसमें 100 - 1 और आपको डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये करने पर आपको जो है यहाँ पर आंसर मिलेगा 15, और यहाँ पर आपको इसको 99 से गुणा कर लेना है, तो टोटली आपके पास आंसर आ जाएगा 4950। ध्यान रखिएगा, ये आपके इस प्रकार से जो है मैश टोपोलॉजी में लिंक्स ज्ञात किए जाते हैं। अच्छा, अभी आपको मैं एक और क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो सभी इसका आंसर हाथों हाथ अभी यहां पर बताएं। आपको अगर पूर्ण मैश टोपोलॉजी है और यहां पर मैं जो है 70 नोड्स दे रहा हूं, तो बताइए कितने लिंक्स की जरूरत आपको होने वाली है। देखिए यहां पर कि हम इसको अगर सॉल्व करें तो किस प्रकार से करेंगे। हमें जो है यहाँ पर नोड की संख्या दी हुई है 70, तो मैं इसको, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से आपको बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल है यहाँ पर है 70 नोड, तो ये हो गया आपका n यानी 70 हो गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर आप कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको करूंगा, ये मेरे पास 70 है और यहाँ पर मैं 70 - 1 और इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पर आपके 2 से, तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपके 69। अब यहाँ पर इसको हो जाएगा 34 और यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए 70 से, तो आपको यहाँ पर 2415 जो है टोटल आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके लिए टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप DIMM का क्या होगा। DIMM का फुल फॉर्म बताना है, तो DIMM का जो फुल फॉर्म होगा प्रश्न संख्या 77 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या होगा, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो होता है DIMM का फुल फॉर्म होता है। अगला, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए यहां पर आपके इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल का प्रकार नहीं है। PPP है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, TCP/IP है, जबकि ASCII नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका TCP/IP, जावा प्रोग्रामिंग, ये आपके HTML प्रोग्रामिंग। अगला प्रश्न, इंफ्रारेड पोर्ट क्या होता है। इंफ्रारेड जो पोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो इंफ्रारेड जो पोर्ट होता है वो एक प्रकार का बेतार इनपुट आउटपुट का पोर्ट होता है। क्या होता है, बेतार इनपुट आउटपुट का पोर्ट क्या कहलाता है, इंफ्रारेड पोर्ट भी कहलाता है। अगला प्रश्न सभी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरनेट में एक हाई स्पीड डेटा लिंक वाली शक्तिशाली मशीन क्या कहलाती है। इंटरनेट में एक हाई स्पीड डेटा लिंक वाली जो मशीन होती है, वो शक्तिशाली मशीन होती है, वो क्या कहलाती है, तो उसका उत्तर होगा आपकी सी, राउटर कहलाती है। क्या, राउटर। अगला है, फाइबर ऑप्टिकल केबल की कोर पर चढ़ी कांच की परत को क्या कहते हैं। जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है उसके ऊपर एक कांच की परत होती है, तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो प्रश्न संख्या 82 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्लेड कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं, तो बताइए भाई किस प्रकार के ट्रांसमिशन में तरंगे जो है चारों तरफ जाती हैं, तो प्रश्न संख्या 83 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, रेडियो लिंक ट्रांसमिशन के अंदर, RLT के अंदर, रेडियो लिंक ट्रांसमिशन के अंदर जो तरंगे होती है वो सभी दिशाओं में जाती हैं। अगला, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो बताइए भाई हाफ डुप्लेक्स होती है वो एक प्रकार की संचार की विधि होती है। डेटा को भेजना और प्राप्त करना ही संचार है, तो उसकी एक विधि है। हाफ डुप्लेक्स में होता है कि डेटा आएगा भी और जाएगा, लेकिन एक टाइम में या तो डेटा जा सकता है या फिर आ सकता है। अगर दोनों दिशाओं में एक टाइम में आना है तो आप फुल डुप्लेक्स का यूज करोगे, और सिर्फ आपको अगर डेटा भेजना ही है, प्राप्त भी नहीं करना, तो आप यहाँ पर सिंप्लेक्स का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी, प्रश्न संख्या 85 के अंदर बहुत नजदीक है 100 के, माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने की एक तकनीक क्या होती है। माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने की एक तकनीक क्या हो सकती है, तो प्रश्न संख्या 85 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, वायरलेस। आपको पता होगा माइक्रोवेव एक प्रकार की वायर होती है, आपका जो एक डेटा को भेजने की तकनीक होती है जिसमें डेटा को बिना तार से कनेक्ट किए भेज सकते हैं, वायरलेस सही है। IRC में आर क्या होता है, IRC में आर जो होता है वो होता है रिले। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट, IRC का फुल फॉर्म। अगला है RS
RS-232 एक मानक है जो किस प्रकार करता है? RS-232 एक प्रकार का मानक है, स्टैंडर्ड है, जो किस प्रकार करता है? तो प्रश्न संख्या 87 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, सीरियल पोर्ट के ऊपर काम करता है। किस पर? सीरियल पोर्ट पर काम करता है RS-232। अगला देखिए, माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? तो माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो आपके 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। अगला, नेटवर्क के गेटकीपर की तरह कौन कार्य करता है? नेटवर्क के गेटकीपर की तरह कौन कार्य करता है? तो प्रश्न संख्या 89 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, गेटवे काम करता है। कौन? गेटवे काम करता है। अब वापस गेटवे के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने में काम आता है, और अगर आपको एक ही नेटवर्क में जोड़ने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखना, ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, HDMI पोर्ट का वास्तविक रूप क्या होता है? तो HDMI का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा आपके ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये एक प्रकार की केबल भी होती है, आपको पता ही होगा, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला है, ऐसे कई सुरक्षा उपकरण हैं जिनका प्रयोग व्यक्तियों को उसके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से फायरवॉल के सहयोजन से प्रयोग किया जाता है, तो वो आप कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? तो प्रश्न संख्या 91 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करके आप सिक्योर रह सकते हैं। अगला, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, नोड। कनेक्टिंग पॉइंट मतलब जैसे ये मेरा यहाँ पर डिवाइस जुड़ रखा है, ये जुड़ रखा है, ये यहाँ पर, तो जो ये जहां जहां पे कनेक्ट हो रखे हैं इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। आपको बता रखा है इस चीज के बारे में भी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 93 के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न 93 आपका, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपकी टीवी होती है वो किस जो है रिमोट कंट्रोल जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रश्न संख्या 93 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, इंफ्रारेड तरंगों के ऊपर काम करती है, इंफ्रारेड। अगला, एक समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग के लिए गेटवे का प्रयोग करेंगे। अगला, नेटवर्क नेबरहुड का फंक्शन क्या है? नेटवर्क नेबरहुड का क्या फंक्शन होता है? तो प्रश्न संख्या 95 का आपका राइट आंसर होगा ए, नेटवर्क में उपस्थित शेयर्ड कंप्यूटर एवं फोल्डर को नेविगेट करना। नेटवर्क में उपस्थित शेयर्ड कंप्यूटर और जो फोल्डर होता है उसको नेविगेट करने के लिए नेटवर्क नेबरहुड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको किसी नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट को शेयर करना हो तो किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा? यदि आपको किसी नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट को शेयर करना है तो आप किसको इंस्टॉल करेंगे? तो प्रश्न संख्या 96 के लिए आपका राइट आंसर होगा ए, राउटर, क्योंकि ये डेटा को आपका ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगला 97 है, वहां डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है तो वो कौन सा होता है? तो प्रश्न संख्या 97 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, गेटवे। कौन सा होगा? गेटवे होगा। अगला, डेटा लिंक पर सिग्नल पैकेट को क्या जाना जाता है? डेटा लिंक पर जो सिग्नल पैकेट होता है उसको क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 98 के अंदर आपका राइट आंसर होगा फ्रेम। एकदम सही होती है आपकी, फ्रेम जाना जाता है। 99 है, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में डेटा को भेजने के लिए कम से कम कितने तार की आवश्यकता होती है? सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में डेटा को भेजने के लिए कम से कम कितने तार की आवश्यकता होती है? तो प्रश्न संख्या 99 के अंदर आपका राइट आंसर होगा है ए, 2 तार की जरूरत होती है। कितने? 2 तार की जरूरत होती है। और 100 लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, कौन सा डिवाइस मल्टीकास्ट व यूनिकास्ट पैकेट में अंतर बताता है? कौन सा डिवाइस मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट में अंतर बताता है? तो प्रश्न संख्या जो 100 है उसका राइट आंसर होगा आपके डी, मल्टीकास्ट राउटर। मल्टीकास्ट राउटर जो होता है वो आपके मल्टीकास्ट डिवाइस और यूनिकास्ट डिवाइस के पैकेट के बीच में अंतर को शो करता है। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉप 100 नेटवर्किंग के MCQ। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सबसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।